कैफ 2 है, लेक्चर नंबर 11। अभी आप बच्चे हैं, कैफ 2 पढ़े हैं, बड़े हो जाएं यार, बस जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। ओके, पेज नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। वैसे सही हो गया था, कल मैंने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया 4 बजे से 9 बजे तक, मुझे पढ़ाई का भी टाइम मिल गया था और बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा। पॉइंट 3 जी। अच्छा मोहतरम, सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि साथ वाला इतना बोल रहा होता है कि सर के बोलने के बावजूद भी वो चुप नहीं करता। ऐसे साथ वाला ये डिजर्व नहीं करता कि आप उनके साथ बैठें। जी नोट्स चाहिए, पहला दिन है, अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3, नोट्स दे दें। पॉइंट नंबर 3, एक सवाल अराइज होगा कि जी अगर आपको बिजनेस में कोई खर्चा करना पड़ गया और बाद में आपने उस खर्चे को पे ना किया तो पे ना करने की सजा मिलेगी। आपको बिजनेस में कोई खर्चा करना पड़ गया, बाद में आपने उस खर्चे को पे ना किया तो उस पे ना करने की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। बस सजा ही रहेगी हमारे लिए। हाँ तो पंगे भी तो किए हैं ना। ये 2004 का साल है, 2004 के साल में आपने कोई खर्चा किया, मिसाल के तौर पे रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, 4 रुपए से, चलो 7 रुपए से खर्चा किया, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। आपने इस खर्चे को पे नहीं किया 2005 आया, नहीं पे किया, 6 आया, नहीं पे किया, हुकूमत कहती रही पे कर दो, आपने नहीं पे किया, 2007 आया, आपने नहीं पे किया, और 2008 में गवर्नमेंट ने कहा बस हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, इतना ज्यादा इंतजार हम नहीं कर सकते थे, आपने इतने सालों से पेमेंट नहीं की, हम आपको सजा देते हैं कि ये जो पैसे हैं आपके, दिस विल बिकम योर इनकम। खर्चा अभी तक क्या है? एक्सपेंस नहीं, अनपेड, स्टिल अनपेड। इसकी सजा क्या मिलेगी कि ये खर्चा इनकम में ऐड हो जाएगा। तो 2008 की इनकम कितनी बनेगी? 7 रुपया। दिस 7 रुपीज विल बी इनकम ऑफ 2008। ये सबर, ये इनकम बनेगी 2008 की। हाँ कल कला को बाद में ये पैसे हम दे दें तो वो फिर अलग बहस है, वो बाद में करते हैं, तो फिलहाल अब इतना नोट कर लें। लेकिन 2008 के आगे हम 2009-10 भी शायद बनाएंगे। जी भाई अब आप पूछो। शाहिद भाई को बुलाओ। नहीं वो फिर गलत है, ऐसे एक्सपेंस क्यों करते हो? बातें नहीं करनी। नोट कर लिया सबने? हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें जरा, नोट कर लिया? कुछ लोग हाथ छोड़ के बैठे हुए हैं, जल्दी 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 भी क्विक करें जल्दी। अच्छा जी, तो 2004 में जो खर्चा हुआ उसको आपने जो है, नहीं है शायद, है शायद भाई, बुला दें। 2004 में जो खर्चा हुआ आपने उसको 5 में पे नहीं किया, 6 में पे नहीं किया, 7 में पे नहीं किया, 8 में क्या सजा मिलेगी? खर्चा इनकम में ऐड हो जाएगा। जब कोई खर्चा इज अलाउड टू अ पर्सन, जब कोई खर्चा आपको अलाउड हो, यानी डिडक्शन अलाउ हो, डिडक्शन अलाउ हो फॉर एनी एक्सपेंडिचर, किसी भी खर्चे की, तो किसी भी खर्चे की अगर आपको डिडक्शन अलाउ हो इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम इनकम प्रॉपर्टी कमाते हुए, एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लाइबिलिटी, पेड या पेएबल, एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लाइबिलिटी विद इन
3 साल में पे ना करे, 3 साल कब से गिनना शुरू करेंगे? विद इन अच्छा चलें, कोई मसला नहीं, सही है ना। विद इन 3 ईयर्स, 3 साल में, विद इन 3 ईयर्स ऑफ द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, टैक्स ईयर के एंड से, इन विच, बोले इन विच द डिडक्शन वॉज, किस साल के एंड से गिनना शुरू करेंगे? जिसमें डिडक्शन द अनपेड लायबिलिटी, द अनपेड shall be chargeable under the head income from in the first year following the end of, 3 साल खत्म होने के बाद जो पहला साल आएगा इसमें से इनकम में क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। बोले 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 बोले, फर्स्ट ईयर आफ्टर द एंड ऑफ 3 years, फर्स्ट ईयर आफ्टर द एंड ऑफ 3 years। क्लियर? चलें अब पॉइंट 3 को 2 दफा पढ़ लें। जी शाहिद भाई आइएगा। मोबाइल इस्तेमाल ना करें। अच्छा अच्छा जी, where a deduction is allowed for an expenditure and the person has not paid the liability within 3 years, within from the end of the tax year in which the deduction was allowed, the unpaid liability shall be added in income in the first year following the end of 3 years। इसको आप जरा दोबारा देखिएगा। Where a deduction is allowed for an expenditure, असल में ना इस साल आपको डिडक्शन हो गई थी 7 की, तो अब सजा देने के लिए उस डिडक्शन को किस में रिवर्स कर दिया गया है? इनकम में। अब जरा पढ़ें फाइनली, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर in deriving income from property and the person has not paid the liability within from the end of the tax year। हाइब्रिड में प्लीज बोलें मत, तब क्या एक दफा समझ आ जाए बात। अब अगले पिछलों का क्या कसूर है कि वो आप लोगों के करीब बैठे हुए हैं। इन द ईयर इन विच रिडक्शन वाज अलाउड, द अनपेड लाइबिलिटी, द अनपेड shall be added in the income in the first year following the end of 3 years। अब इसको पक्के तरीके से आप लोगों ने घर जाके याद करना है। अब फाइनली बोलें, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर एंड द पर्सन इज नॉट पेड द लाइबिलिटी विद इन 3 years from the end of the tax year in which the reduction was, the unpaid liability shall be added in the first year following the end of 3 years। ओके 2009 के अंदर आपको ख्याल आया कि आप पेमेंट कर दें, तो ₹4 इज पेड, ₹4 आपने पे कर दिए।
अब लॉ मेकर आपसे खुश होगा, अब आपको वो खर्चे के तौर पे ये माइनस करने देगा। लेकिन पूरा पे किया या 4? अब कितना डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगा? 4। नोट कर लें। जब कभी जाके वो दोबारा पे कर दें तो पेमेंट करने का फायदा क्या होगा कि वो डिडक्शन के तौर पर अलाउ हो जाएगा। जी हाँ जी, तो बैलेंस हो गया था ना, पहले तो इसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया हुआ था, अब ये बैलेंस हो गया। क्या चीज? दोबारा पे कर दिया ना, पहले उसने पे नहीं किया था, अब दोबारा उसने पे कर दिया। आपके ज़हन में क्या सवाल आ रहा है? ऑलरेडी अब पहले खर्चे में भी गया, इनकम में भी गया, तो इफेक्ट बता दें। पहले खर्चे में भी गया, इनकम में भी गया, तो इफेक्ट बता दें। कोई भी नहीं। अब आपने पे कर दिया तो खर्चा माइनस कर लें। सर्दी लग रही है यार, आप ऐसा करो, आप इधर आ जाओ, मेरा तो पसीना निकला हुआ है इधर। मैं तो बंदे को बुलाया कि कोई सेटिंग करे, कल से इधर पसीने आ रहे हैं। आप इधर आगे आ जाओ भाई, इनके लिए जगह दी, चारों आप निकले बाहर, इधर आगे आ जाए। भाई क्यों अपने ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हो यार, कर दो इसको 20 के ऊपर। अच्छा, the reductions which are not allowed under the head, अच्छा सॉरी, where an unpaid liability is taken to, नहीं बाकी नहीं, सिर्फ ये वाला इनके लिए, ठीक है। where an unpaid liability is taken to income and the person subsequently pays the liability, the person shall be allowed a deduction for the amount paid in the year of payment. आप बोलें जरा, where unpaid liability is added to income and the person subsequently pays the liability, the person shall be allowed a for the amount paid in the year of payment. जितनी आपने ईयर ऑफ पेमेंट में पेमेंट की वो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। लास्ट टाइम, वेयर एन अनपेड liability is taken to income and the person subsequently pays the liability, the person shall be allowed as for the amount paid in the year of payment. 7 पे कर देंगे तो 7 डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। जी मोहतरम, नहीं बस 2008 में। ओके, पॉइंट नंबर 5, ऑब्वियस सी बात है ये एक कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए आपने इंश्योरेंस माइनस की 4 रुपये, ऊपर ग्रॉस रिसीट आ रही होंगी ना, ग्रॉस रिसीट में से आपने इंश्योरेंस माइनस की 4 रुपये। क्या ये वाले 4 रुपये आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी माइनस करने की इजाज़त है या नहीं? नहीं, ऑब्वियसली। जो खर्चा किसी एक हेड में माइनस हो गया
क्या वही खर्चा दूसरे हेड में माइनस हो सकता है? नहीं। हाँ, बिजनेस ने कोई अपनी इंश्योरेंस कराई हुई है दुकानों की, वो माइनस कर लें, उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन ये कि आप खर्चा करें प्रॉपर्टी में और उसी खर्चे को दोबारा बिजनेस में माइनस कर दें, तो इट डजंट मेक सेंस। नोट कर लें, जो खर्चा प्रॉपर्टी में माइनस हो गया वो दोबारा बिजनेस में या किसी और हेड में माइनस नहीं हो सकता। जी भाई। भाई आवाज आनी बंद हो गई है, क्या हंसने वाली बात है? जी भाई, इस साल टैक्स बच गया था 7 रुपए खर्चे में डालने की वजह से, इस साल टैक्स पे कर दिया 7 रुपए इनकम में डालने की वजह से, तो बैलेंस बराबर हो गया बिल्कुल। अब कोई इफेक्ट नहीं है इस ट्रांजैक्शन का। अब 4 क्योंकि हमने पे कर दिया है तो वो खर्चे में डाल दें और इतना टैक्स बच जाएगा आपको। क्या चीज़ दोबारा क्यों पे किया है? इसलिए कि दोबारा तो नहीं पे किया, जिंदगी में पहली दफ़ा पे किया है, पे तो किया ही नहीं हुआ। इस साल खर्चे में चला गया था तो टैक्स बच गया था 7 रुपए के एतबार से। इस साल इनकम में चला गया तो टैक्स दे दिया, तो ये इफेक्ट तो कैंसिल हो गया। और क्या, एक मिनट, ये खर्चे में चला गया तो इतना टैक्स बच गया। जाहिर बात है 7 रुपए खर्चे में गया होगा तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, प्रॉफिट कम हुआ होगा तो टैक्स कम देना पड़ा होगा, इतना टैक्स बच गया। ये इनकम में चला गया तो उतना ही टैक्स देना पड़ गया। तो अब यहां पे खड़े होके स्टेटस कुछ भी नहीं है इस ट्रांजैक्शन का। जो 7 खर्चे में गया था वो इनकम में गया। अब टैक्स पेयर ने कहा यार मैंने पे कर दिया, खुदा के लिए कोई रहम करो मेरे पे। उन्होंने कहा ठीक है खर्चे में डाल लो, खर्चे में डालो। अब पूछना शुरू करें सवाल। जी, अगर अगले साल पे ना किया हो तो 2009 में इस ट्रांजैक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, 2009 में कुछ भी नहीं करेंगे। जी, इस साल खर्चे में गया तो इतने पे टैक्स बच गया, इस साल इनकम में गया तो इतने पे टैक्स दे दिया, तो यहां पे इफेक्ट बराबर हो गया, कैंसल आउट हो गया। दोनों तरफ से चपेट मारते हैं तो लगता है मुंह ही लाल है, हालांकि मुंह लाल नहीं, 2 चपेटें पड़ी हैं। तो इधर से इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब टैक्स पेयर बेचारा रो रहा है कि खुदा के लिए मेरे पे रहम करो, मैंने 4 रुपए पे कर दिए हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं चलो रहम ले लो, ठीक है फिर खर्चे में डाल लो। जी पूछें, पूछें दोबारा पूछें ना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। एक मिनट उनको जरा। हाँ जी, जी जिस वक्त इधर 7 रुपए खर्चे में जा चुका था ना, बात तो ये भी करें ना, पीछे से मिला के करें, सिर्फ ये बात तो ना करें इनकम में चला गया तो अब खर्चे में जा रहा है। खर्चे में गया था तो 7 रुपए पे टैक्स बचा, फिर इनकम में गया तो 7 रुपए पे टैक्स दे दिया। अब यहां पे खड़े होके ना दिया ना लिया, कुछ भी नहीं है बस। फिर टैक्स पेयर ने आके कहा यार वो मैंने ना 4 रुपए पे कर दिए हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है खर्चा डाल लो, कोई मसला नहीं। देखिए जी, इधर क्या मसला चल रहा है? कोई मसला नहीं। क्या समझ नहीं आ रहा? पूछें, एक मिनट पूछें ना, जल्दी 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 पूछें। टैक्स कटा कब है? ये तो टैक्स इधर बच भी तो गया था। भाई आप लोगों को चुप करेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, आप लोगों को जो सवाल है पूछते रहें। जी पूछें। इतना 7 रुपए खर्चे में गया था, इतना 7 रुपए इनकम में गया। यहां पे खड़े होके बताएं क्या इफेक्ट है इस ट्रांजैक्शन का, जल्दी बोलें। 0। इस साल उसने कहा मैंने 4 रुपए पे कर दिया, खुदा के लिए हुकूमत वालों रहम करो मुझे खर्चे में डालने दो। तो हुकूमत वाले कहेंगे इससे पहले तो कुछ हुआ नहीं,
क्या हुआ इससे पहले, कोई बताइए इससे पहले क्या हुआ है? इफेक्ट कैंसिल हो गया हुआ है। तो हुकूमत लगेगा अच्छा 4 तुमने पे कर दिया, चलो ठीक है खर्चे में डाल लो। अब इस पर क्या एतराज़ है आप लोगों को, क्यों खर्चे में डाल रही है हुकूमत? वो बेचारे का खर्चा है, उसे माइनस करने दें, क्या चाहते हैं अब आप लोग? सोच के बताएं जी, बोलें क्या पे क्यों किया है? ये तो उसको खौफ आ गया ना, मैंने मरना है तो मैं लाइबिलिटी पे कर दूं। मरने के बाद भी तो फिर अल्लाह ने उससे दिलवानी है, तो उसने मरने से पहले पे कर दी। ये पे करने की वजह, उस साल का टैक्स तो कम हो जाएगा, लेकिन पिछले सालों में तो इसका टैक्स इम्पैक्ट कोई हुआ ही नहीं, तो उस साल का टैक्स कम होने दें। आपको क्या है, उसने खर्चा पे किया बेचारे ने, उसको टैक्स कम होने दें। हाँ, नहीं तो उनको, उनका क्या सवाल है जी? आप सवाल पूछें अपना, जल्दी पूछें, जल्दी ना, टाइम नहीं है फिर। टैक्स बचा और लगा, लग गया, अधूरी बात क्यों कर रही है? टैक्स बचा और लगा, हाँ अब, हाँ जी, पे करने, टैक्स पे करने की तो बात ही नहीं हो रही है। टैक्स पे हो रहा है, लाइबिलिटी पे हो रही है? टैक्स पे करने की तो मैंने बात ही नहीं की। ये तो टैक्स पे तो नहीं हो रहा, ये तो वो लाइबिलिटी अपनी पे कर रहा है जो अगले बंदे को देने थे। तो जब उसने अपना लाइबिलिटी पे की, अगले बंदे से रिपेयर जिससे एसी कराया हुआ था उसे पैसे दिए, तो हुकूमत ने कहा चलो ये तुम्हारा खर्चा है, माइनस कर लो। जी बोले। हाँ जी, लेकिन पीछे खर्चे में भी तो चला गया था ना, वो कैंसिल भी तो हो गया था ना, वो कैंसिल भी तो हो गया था। इतनी सी स्टोरी देखेंगे तो वही सवाल पूछेंगे। एक मिनट अब, अच्छा वैसे तकरीबन ये क्या हुआ आज, पहली दफ़ा हुआ 2008 से लेके 2024 हो गया है, 15 सालों में पहली दफ़ा इस एडजस्टमेंट पे इतना टाइम लग रहा है। चलिए मैं तो कोई नहीं, 15 मिनट और लगा लें। हाँ जी बोलें। अगर बात को इतना देखना है तो फिर तो बात कभी भी समझ नहीं आएगी। अगर बात को ये देखने तो फिर समझ आ जाएगी जी। जो 3 रुपए खर्चा जब कभी पे करेगा ये फ्यूचर में, तो बोलें क्या होगा? मतलब 90% को समझ आ गया, शुक्र है। तो 3 रुपए जब कभी ये पे करेगा तब ये कहाँ चला जाएगा? फिर डिडक्शन में चला जाएगा, क्योंकि फिलहाल डिडक्शन में कितना गया है? 4, और कितना अभी तक अनपेड है? वो 3 फिर खर्चे में चला जाएगा। चलें चलें, ओपन मैदान है, और शुरू करें सवाल पूछना। अगर 2010 में पे करते हैं और 9 में कुछ पे नहीं करता, तो जितना 2010 में पे करेगा वो खर्चे में चला जाएगा। कुछ जरूरी तो नहीं कि अगले साल ही पे करे। क्या चीज? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, चलें अब ये पॉइंट अगले पॉइंट से लिंक नहीं है, तो इसको आज सोच के आए, कल सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन इसको माइंड से अब डिलीट कर दें, अगले पॉइंट पे फोकस करें। हम एक सादा सी बात करने लगे थे, आप लोग वापस ले गए थे। हम एक सादा सी बात कर रहे थे, जो खर्चा किसी हेड में माइनस हो गया है वो किसी दूसरे हेड में माइनस नहीं होगा। मोबाइल इस्तेमाल कर लें हाइब्रिड में, 5th रो में कंसंट्रेशन। ओके पढ़ें जी। एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन, कोई भी खर्चा जो यहाँ, कोई भी खर्चा जो डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो गया अंडर दिस हेड, ये हेड कौन सा है? शेल नॉट बी अलाउड अंडर, जो खर्चा इस हेड में माइनस हो गया किसी और हेड में माइनस नहीं होगा। तो बी बड़ी बात बताई, ये तो ऑब्वियस सी बात थी ना भी बताता तो हमें पता था। ओके टुमारो टेस्ट है या यस्टरडे टेस्ट था? यस्टरडे था, बातें सुनाएंगी। अच्छा जी, the deductions which are not allowed under the head income from business will also not be allowed under the head income from property। एक तो जो मुझे कहना पड़ता है आप लोग चुप करें तो सबका टाइम भी वेस्ट होता है और मेरी एनर्जी भी वेस्ट होती है, तो इसलिए खुदा के लिए खामोशी से क्लास लिया करें जब मैं बोल रहा हूँ। समझदार लोग हैं, बड़े हो गए हैं, क्या आपस में बातें लगे रहती हैं। पॉइंट नंबर 6, अच्छा
अगला सफ़ा कर लें हाइब्रिड में अगला सफ़ा। अभी हम पिछले पे ही हैं, वापस आएँ, शुक्रिया। थर्ड लास्ट रो। अच्छा जी, अब मोहतरम सवाल ये है कि इनकम फ्रॉम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक चैप्टर है, उसमें एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक चैप्टर है, उसमें लिस्ट दी हुई है कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये काफी लंबी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी तो आपके पास नहीं है ये चैप्टर, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे खर्चे नॉट अलाउड, कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि मिसाल के तौर पे आपने गवर्नमेंट को फाइन पे कर दिया, फाइन और पेनल्टी, तो ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत, हालांकि ये आपका जेन्युइन खर्चा है, फाइन पेनल्टी गवर्नमेंट पे, वो बंदा पे करता रहता है अपने बिजनेस में, लेकिन गवर्नमेंट वाले इस फाइन पेनल्टी को माइनस नहीं करने देंगे। तो फाइन पेनल्टी अगर आप पे कर दें कभी बिजनेस में, तो खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत नहीं, ये बात है। बिजनेस के चैप्टर में इसने 4-5 सफ़ों की एक लिस्ट बना दी है कि कौन कौन से खर्चे बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है। बिजनेस के चैप्टर में इसने एक लंबी सी लिस्ट बना दी है कि कौन कौन से खर्चे बिजनेस में माइनस करने की इजाजत। अब बजाय के उस लिस्ट को बार बार हर चैप्टर में डालता, तो इसने हर चैप्टर में एक लाइन लिख दी कि वो खर्चे जो बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं, उस नेचर का सिमिलर खर्चा अगर आपने जो है वो कर दिया प्रॉपर्टी के चैप्टर में, तो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पे अब्बू जो है सुबह आके बड़े भाई को वसूल बता दें कि भाईजान 7 बजे के बाद कोई नाश्ता नहीं मिलेगा इस घर के अंदर, और जो है वो रात को जो है वो 10 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी, फिर जा तू घर से जा अगर तूने इतना लेट आना है। तो ये 2 रूल अब्बू बड़े भाई को बता दें, और हर आने वाले बच्चे को ये 2 रूल ना बताएं, उसे कहें बड़े भाई से पूछ लो। तो इसका मतलब है रूल उन लोगों के लिए भी वही वाले एप्लीकेबल हैं जो बड़े भाई के लिए हैं। अब अब्बू की एनर्जी भी सेव हो गई, हर बच्चे को बताना भी नहीं पड़ा, और काम भी हो गया। तो बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है जो अपनी नेचर के एतबार से बुरे हैं, उनको बिजनेस का चैप्टर कहते हैं मैं माइनस नहीं करने दूंगा। प्रॉपर्टी का चैप्टर कहते हैं अब वो लिस्ट मैं तो नहीं बना सकता इतनी लंबी, तो बिजनेस के चैप्टर में जाके देख लो, वो खर्चे जो बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं है, उसी तरह का खर्चा अगर आपने प्रॉपर्टी में किया तो प्रॉपर्टी में भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, द खर्चे which are not allowed under the head business, the खर्चे which are not allowed under the head business, वो बातें जो सुबह तेरे भाई को बताई हैं, छोटे इधर आ, वो बातें जो सुबह तेरे भाई को बताई हैं, वो खर्चे जो कहां माइनस करने की इजाजत नहीं है, will also not be allowed अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, तो बबलू सुन ले, वही तेरे लिए भी हैं। विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, तो वो खर्चे जो बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं है, अगर उसी तरह का खर्चा आपने प्रॉपर्टी में किया तो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाइब्रिड में जरा जगा दें इनको, फिर आगे चलते हैं। जी शुक्रिया। लिखें आप उर्दू में, इसको लिख लें उर्दू में, ये बात क्लास के बाद बच्चे आकर पूछते हैं। वो खर्चे लिख लें उर्दू में, कुछ नहीं होता, मादरी ज़बान है, अम्मी जी की ज़बान है, इसमें क्या मसला लिखने में। वो खर्चे जो बिजनेस में माइनस नहीं कर सकते,
वो खर्चे जो बिजनेस में माइनस नहीं कर सकते, ब्रैकेट में नेचर बुरी होने की वजह से, उन खर्चों की नेचर बुरी है, जैसे फाइन मैंने बताया, ब्रैकेट में नेचर बुरी होने की वजह से। ये हाइब्रिड में बाद में समझा लीजिएगा ना, पहले मेरी वाली लिख लें उर्दू। वो खर्चे जो बिजनेस में माइनस नहीं कर सकते उनकी, अब ब्रैकेट बंद कर दें, वो खर्चे बोलें बोलें, वो खर्चे अगर प्रॉपर्टी में करेंगे तो यहां भी माइनस नहीं होंगे। वो खर्चे अगर प्रॉपर्टी में करेंगे तो यहां भी माइनस नहीं होंगे। जी हाइब्रिड में लिख लें सेकंड रो में, मेरे ख्याल से ये बात नहीं लिखी आपने, लिख ली है ये बात है, ठीक है। वो खर्चे अगर प्रॉपर्टी में करेंगे तो यहाँ भी माइनस नहीं हो सकते, ये मुझे दिखानी भी है जब मैं आऊँगा, तो वो खर्चे यहाँ भी माइनस नहीं हो सकते। ओके, सेक्शन 16 या 16, 16 बाबर नहीं होता था, बाबर, बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम। बाबर ने अपना हाउस किसको किराए पे दे दिया? कासिम को। बाबर ने अपना घर कासिम को किराए पे दे दिया एट अ मंथली रेंटल ऑफ 80,000, 80,000 किराए के ऊपर। हाइब्रिड में येलो शर्ट, मोबाइल इस्तेमाल कर लो मेरे भाई, थोड़ा सा और कर लो, मैं फिर आगे चलता हूं, शुक्रिया। मिस्टर बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम ऑन यकम सितंबर 12, यकम सितंबर 12 को उसने अपना घर किराए पे दे दिया एट अ मंथली रेंटल ऑफ 80,000, 80,000 पे किराए पे। द फेयर मार्केट रेंट इज 90,000, वैसे फेयर मार्केट रेंट कितना था उसका? 90,000 रुपया। आप बता दें इनकम में 80,000 ऐड करेंगे या 90,000? इन एडिशन टू मंथली रेंट के अलावा कासिम ने 6 लाख रुपया दिया है एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। कासिम ने नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया है 6 लाख रुपया। नॉन एडजस्टेबल एडवांस का मतलब ये होता है कि ऐसा एडवांस जो कि किराए के अलावा है और इसका किराए से कोई ताल्लुक नहीं है। नॉन एडजस्टेबल का मतलब यह है कि अब आपने अगर किराया दे दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए, तो बाद में आप ये कहें कि यार मैंने तो एडवांस दिया हुआ है तो मेरा किराया कम कर दो, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो एक एडजस्टेबल एडवांस भी होता है, वो ये होता है कि आप एडवांस पैसे दे देते हैं, बाद में जब किराया लेने आता है वो बंदा, तो आप उसे कहते हैं यार तुम्हें एडवांस में पैसे तो दिए हैं तो किराया क्यों ले रहे हो? कहते हैं हाँ हाँ चलो ठीक है वही किराया समझ लेता हूँ। नॉन एडजस्टेबल एडवांस ये होता है कि आप किराएदार होने की वजह से किराया भी देंगे और एक एडवांस भी देंगे, लेकिन उस एडवांस का किराए से कोई ताल्लुक, और हाँ जब आप घर छोड़ के जा रहे होंगे तब वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह का एडवांस था, वो किराया नहीं था, वो आपको वापस मिल जाएंगे, रिफंडेबल होते हैं, वापस मिल जाएंगे आपको। सिक्योरिटी समझ लो, जो भी समझ लो। बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम ऑन यकम सितंबर 12 एट अ मंथली रेंट ऑफ 80,000, द फेयर मार्केट रेंट इज 90,000। महीने के किराए के अलावा कासिम ने ये एग्री किया है कि वो पे करेगा 6 लाख रुपया एज नॉन एडजस्टेबल। कासिम 6 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल एडवांस पे करेगा। नॉन एडजस्टेबल का क्या मतलब है? ये रेंट से एडजस्ट, इसकी वजह से रेंट में कमी नहीं होगी। कासिम वेकेटेड द हाउस, कासिम ने घर छोड़ दिया ऑन 31 जनवरी 15, 31 जनवरी 15 को इसने घर छोड़ दिया। ले बाबर तुझे तेरा घर मुबारक, हम तो चले परदेस। कि हम तो दुल्हा हो गए, ये कौन बोला है? बस हम तो चले परदेस।
यकम सितंबर 12 कौन सा साल है? 30 जून 13। फिर कौन सा साल आएगा? 30 जून 14। फिर कौन सा साल आएगा? अच्छा, लॉ में जो लिखा होता है उसको उस तरह समझना होता है या ये पूछना होता है लॉ में क्यों ऐसा लिखा हुआ है? जिस तरह लिखा होता है उसको उसी तरह समझ लेना होता है। अच्छा जी, यकम सितंबर 12, सितंबर तो यहाँ पे कहीं होगी, यकम सितंबर 12, ये कब तक घर किराए पे रहा? 31 जनवरी यहां तक तकरीबन, थोड़ा और आगे कर लूं ये ठीक है, 31 जनवरी ठीक है। तो यकम सितंबर, ये यकम सितंबर है, तो कितने महीने बने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इस कितने महीने घर किराए पे रहा? इधर 12 महीने, इधर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने? 7 महीने घर किराए पे रहा। घर हमने उमर को किराए पे दे दिया ऑन यकम फरवरी 15, इस दिन यकम फरवरी 15 को घर किराए पे किसको दे दिए? उमर को, एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1 लाख, और नए टेनेंट ने 9 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिए। उसने कितना दिया? पुराने ने 6 लाख दिया था और नए ने, और हमने नए से जो 9 लाख पकड़ा उससे पुराने को 6 लाख वापस कर दिया। नए से जो हमने 9 लाख पकड़ा उससे पुराने को 6 लाख, क्योंकि पुराने का 6 लाख वापस करना बनता था। अब मुझे ये बता दें, जरा अटेंटिव होकर बैठे, अब मुझे ये बता दें कि आखिरी 5 महीने जो घर है वो किराए पे रहा कौन कौन सा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसको मैंने ग्रीन लाइन से इसलिए बनाया और रेड मार्कर से इसलिए लिख रहा हूं कि ये पुराना किराएदार है या नया किराएदार है? ये नया किराएदार है। और इससे पहले कौन सा किराएदार था? पुराना किराएदार। अच्छा, किराए को अगर साइड पे रख के बात करें तो मालिक मकान को इस साल कितने पैसे आए थे? 6 लाख। और इधर नए वाले से कितने आए? 9 लाख। और 9 लाख में से 6 लाख किसको माइनस कर वापस कर दिया? पुराने वाले को। उसूली तौर पे तो होना ये चाहिए था कि ये 6 लाख रुपए को दराज में छुपा के रख लेता और फिर जो है वो 6 लाख जब वो जा रहा होता पुराना तो फौरन वहीं से वापस कर देता, लेकिन हो सकता है बेचारे से खर्च हो गए हो, तो इसने फिर नए बंदे से 9 लाख पकड़े, उसमें से 6 लाख पुराने को दिया और बस। चलें जी, पहले साल कितने महीने घर किराए पे रहा? 10 महीने घर किराए पे रहा। सो लेट्स स्टार्ट। 2000 2000 2015 पैकेट अपने बैग में डाल के रख लें, 100 रुपए की 200 टॉफियां जिसमें आती हों, और कभी खुद खा ली कभी साथ वाले को खिला दी। मिलता है ऐसा पैकेट? मिल जाता होगा 100 रुपए की 200 टॉफियां। 500 रुपए का मिलता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बताएं ग्रॉस रेंट कितना है? ये बस रेंट बता दें, रेंट कितना है? हम किराया कितना लेंगे? 80,000 लेंगे या 90,000 लेंगे? हायर लेंगे। और 90,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ्स इज इक्वल टू 900,000। ओके, इसके बाद इधर देखें आप सारे, जरा आप जरा अटेंटिव हो जाएं आज की क्लास में, इंपॉर्टेंट बातें। पुराने बंदे से हमने कितना लिया हुआ है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट?
ऑल्सो का क्या मतलब है? ये इस 80,000 के अलावा है ना? कासिम ऑल्सो एग्रीड टू पे 6 लाख एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस किस वक्त लिया है? यहां पे खड़े होके। Where the owner of a building receives from किराएदार an amount which is not adjustable against the it, कितना है it shall be chargeable under the head income from, ये 6 लाख भी प्रॉपर्टी के चैप्टर में जाएगा। इन द ईयर इन विच इट वॉज, जिस साल मिला उस साल, एंड अगले 9 साल। अब कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, इस साल भी इनकम में जाएगा और अगले इन इक्वल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? बराबर बराबर। तो 6 लाख को किससे डिवाइड करें? इस साल और अगले 9 साल, टोटल कितने साल बन गए? तो 6 लाख को आपने 10 साल पे इनकम में डाल देना। ये यहां पे लिखा हुआ है, अगर आपको कोई एतराज है तो वो आप फिर एफबीआर को ईमेल कर दें कि इसको चेंज कर दो, अगर आपके जहन में कोई और राय आ रही है। नॉन एडजस्टेबल एडवांस जी 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, कैलकुलेटर के बगैर जरा बताएं कितना आ रहा है? 60,000। तो 6 लाख को 10 पे डिवाइड कर दें। अच्छा, ये नहीं देखना कि ये घर 10 महीने किराए पे आए तो कोई कोई डेप्रिसिएशन की क्लास हो रही है, कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ इनटू 10/12। तो इस तरह नहीं सोचना, कोई मंथ्स बेस पे पोर्शन नहीं करना इसको। बस 6 लाख को सिंपल किस पे डिवाइड करना है? 10 पे। इन द ईयर इन व्हिच इट वाज रिसीव्ड एंड द फॉलोइंग 9 tax years in equal proportion। 9 लाख लेस रिपेयर अलाउंस, $192,000 $768,000। आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये सारी और कुछ है तो नहीं, इसके ऊपर क्या निकल आएगा? टैक्स। यही हमारी टैक्सेबल इनकम है जी। हाँ हाँ, वापस करने, लेकिन लॉ मेकर कहते हैं इस पर टैक्स दो, और अगर नहीं देना तो फिर लेते ही ना। यही तो मैंने बात शुरू में एक कर दी थी कि ये नहीं देखना ऐसा क्यों हो रहा है, बस जो वो कह रहे करते रहे। ले लें, उसके पास पड़े रहेंगे पैसे, इस्तेमाल कर ले, बाद में वापस कर दें, तो मर्जी है उसकी। सबर कर दें, वो करता हूं। चलें जी आगे। अगले साल भी घर किराए पे रहा, तो अगले साल पूरा साल घर किराए पे रहा है ना, तो इसलिए 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये टॉफी खा के इधर रैपर पड़ा हुआ है, तो रैपर ऐसे सामने क्यों फेंक देते हैं? लोगों का भी दिल होता है, फिर देख के होता है यार ये तो इसने तो आज एक लेयर्स खाई है, इसने तो आज चूरन चटनी खाई है, इसने तो आज जो है वो पता नहीं, तो रैपर जेब में डाला करें, बैग में डाल लिया करें घर जाए, या नीचे ही फेंक देते हैं। वो वैसे देखें कितने प्रोफेशनल बच्चे हैं, आपको जो सामने सीट्स हैं उन पे कुछ बॉल पॉइंट से लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। देखें माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं ना, तो देखें सामने कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, कितनी साफ सीट्स हैं सारी। देखें अपने दाएं बाएं आगे पीछे सारे प्रोफेशनल बच्चे, ओए लेवल्स FSC किया हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहे, कहाँ कहाँ से, कितने प्रोफेशनल हैं सारे बच्चे। चलें आगे चलें। 2014 घर में जाके भी यही करते हैं अपने सोफों पे, ड्राइंग रूम के। अच्छा वो अपने होते हैं। अच्छा रेंट बोले, और अच्छे अच्छे सोफिस्टिकेटेड बच्चे नजर आते हैं कई दफा, मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे जी, लेकिन ऑब्वियसली आपकी क्लास में से कोई नहीं है, ये पिछले सेशन में थे कुछ बच्चे। तो बताएं 90,000
मल्टीप्लाइड बाय 12। ये जहाज में भी बैठ जाए ना तो उधर भी यही कर रहे होते हैं। 97 मल्टीप्लाइड बाय 12 10। ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है। अब क्या ऐड करना है इसमें? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। ₹6,00,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ रहा है आजकल? 60,000 आ रहा है आजकल। शुक्रिया। 1140 आंडा 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 गरम अंडे, सॉरी सर्दियां नहीं आई, लेस 1140,000 पर जी जी पता चल गया, बहुत देर का पता चल गया है। अब जवाब बताएं। 91 और इसके ऊपर क्या कैलकुलेट होगा? टैक्स। पढ़ें जी आगे। घर किराए पे आपने दे दिया नए किराएदार को ऑन रकम फरवरी 15। अब जरा इधर देखें, नोट करने कर लें भाई, लेके आओ इधर कैमरा। लोग नोट करके फारग भी हो चुके हैं, आप लोग इतना नोट करें। अच्छा हाई में बातें कर लें थर्ड लास्ट रो में, फिर हम आगे चलते हैं। फ्रेश हो जाता है ना बंदा बैठे बैठे। अच्छा भाई, अब सवाल ये राइज होगा कि नए किराएदार ने आपको 9 लाख रुपया दिया है और पुराने किराएदार को आपने 6 लाख रुपया। इस बहस को छोड़ के पहले ये बताएं, नए किराएदार से किराया क्या तय हुआ? तो पुराने का कितना? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 और नए का 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। पुराने का 90,000 मल्टीप्लाइड बाय और नए का 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2015 जी रेंट। पुराने का मल्टीप्लाइड बाय 7 मंथ्स, ये 7 मिलियन नहीं है, प्लस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 मंथ्स। 1 2 आंडा 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 गरम। ब्लैक पेपर। अच्छा जी, नाउ अब हमने मूव करना है किसकी तरफ? नॉन एडजस्टेबल एडवांस की तरफ। अब क्या करें? 9 लाख को 10 से डिवाइड करें, या थोड़ा सा पिछले 6 लाख को और थोड़ा सा 9 लाख को, या जो लॉ में लिखा हुआ है वो करें, और जो खुद समझ आ रहा होगा, दिल चाह रहा होगा वो। और अगर उसका सवाल भी जहन में आया कि मेरे ख्याल से ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, तो वो जवाब किससे पूछेंगे? FBR से ईमेल करके कि मेरे ख्याल से ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, आपने ये ट्रीटमेंट की है, तो आप लॉ को बदल दें। फिलहाल क्या करेंगे? जो लॉ में लिखा हुआ है उसको समझ लेंगे, चाहे हजम हुआ या ना हुआ। अब सवाल ये है कि 9 लाख को 10 पे डिवाइड करना है या 6 लाख को 10 पे डिवाइड करना है। तो उसमें मैं हूं ना,
बताता हूँ, आप शाम को बैच लगवा लें। अच्छा, अब लॉ में ना कमेंट किया करें ना, ये कोई लॉजिक की क्लास तो है नहीं कि मैं आपसे पूछूं और आपसे कोई जवाब एक्सपेक्ट करूं। थोड़ा 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 समझने की कोशिश कर दें। अच्छा, न्यू एडवांस कितना आया? न्यू एडवांस 9 लाख। 6 लाख में से कितना ऑलरेडी इनकम में ऐड होकर टैक्स लग चुका है? 6 लाख में से 60,000 इनकम में ऐड होकर उस पर टैक्स लग चुका है, और 6 लाख में से 60,000 इनकम में ऐड होकर उस पर टैक्स लग चुका है। तो 6 लाख का कितना पोर्शन इनकम में जा चुका है? 1,20,000, उसको माइनस कर दें। न्यू एडवांस में से लेस ऑलरेडी टैक्स्ड, बोले ऑलरेडी टैक्स्ड। पहले कितना इनकम में जा चुका है? 2013 में कितना गया था, उसको माइनस कर दें। 2014 में कितना इनकम में गया था, उसको माइनस कर दें। 7। अब आप लोग कह रहे थे 9 लाख या 6 लाख को 10 से डिवाइड करना है, लॉ मेकर कह रहे हैं 7,80,000 को 10 से डिवाइड करना है। अब 7,80,000 को पकड़ें और पकड़ के 10 से डिवाइड कर दें। ना 9 लाख को 10 से डिवाइड करना है, ना 6 लाख को, बल्कि 9 लाख माइनस 60 780 को 10 से डिवाइड करना है। जवाब 78,000। नोट कर लो। टोटल, हाँ जी, 1308,000 लेस रिपेयर अलाउंस एट 1/5 261600। हाँ जी, और इस पे क्या निकल आएगा? टैक्स। ये रेंट की कहानी अलग चल रही है। नए बंदे से जो नॉन एडजस्टेबल आया था 9 लाख, उसमें से पुराना 6 लाख का 60 माइनस हुआ। रेंट में से तो कुछ माइनस नहीं हुआ। पुराने को पूरा 6 लाख उसका वापस कर देंगे, नए से 9 लाख ले लेंगे, पुराने को 6 लाख वापस कर देंगे। लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नहीं करना कि 9 लाख माइनस 6 लाख, उस न्यूमेरिकल में इस तरह करना है। प्रैक्टिकली उस बंदे को तो 6 लाख वापस करे होंगे जी। हाँ जी, नहीं नहीं, पूरा देना पड़ेगा, ना लेते आप उसे।
उस तरह उसने सोचा ही नहीं, उसने कहा इस तरह करो बस। वो हम कल की क्लास में करेंगे। अच्छा जी, कर लें मोबाइल थोड़ा सा इस्तेमाल, फिर आगे चलते हैं, रिफ्रेश हो जाता है बंदा। ओके, जी माय डियर, जो 2000 जी 2016 का मैं बताता हूं अभी क्या करना है। माय डियर वेट, मेरे प्यारे इंतजार जी। अच्छा जी, नाउ लेट अस रीड आउट। आप ऐसा करें, आप थोड़ा सा ना जरा साइड पे हो जाएं, क्योंकि हमने जो है ना पॉइंट 3 पढ़ना है। ठीक है, आप इधर रुके, मैं आ रहा हूं। पॉइंट 3 जी, वैसे आज से मैं भी सोच रहा हूँ मैं 4 से 9 ना मोबाइल इस्तेमाल ना ही किया करूँ। बाकी बच्चों ने शुरू कर दिया तो मैं भी ज़रा शुरू करके देखता हूँ, हो सकता है मुझे भी पढ़ने का टाइम मिल जाए। पॉइंट 3, कितने लोगों ने कल 4 से 9 मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया? हाथ खड़ा करें। वेल डन, वेल डन। हाइब्रिड, वेल डन, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। कितने कह रहे हैं जिंदगी भर ऐसा नहीं हो सकता? 1 2, अच्छा जी। वेयर द ओनर हैज रिफंडेड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट टू द टेनेंट, कितनी वापस की है? 6 लाख। Where the owner has refunded non-adjustable amount to the tenant on termination of, क्योंकि पुराना किराएदार चला गया था, and the owner lets out the building to succeeding tenant, और ओनर नए टेनेंट को घर किराए पे दे दे। नए को दे दिए किराए पे, और ओनर नए टेनेंट को घर किराए पे दे दे। देन न्यू एडवांस, न्यू एडवांस कितना है? न्यू एडवांस 9 लाख। उसमें से क्या करना है? माइनस, अटेंटिव रह के जरा, उसमें से 9 लाख में से क्या करना है? माइनस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट। अर्लियर अमाउंट माइनस करनी है या अर्लियर अमाउंट का पोर्शन माइनस करना है रे? अर्लियर अमाउंट माइनस करनी है रे, या अर्लियर अमाउंट का पोर्शन माइनस करना है रे? सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट दैट वाज चार्ज टू टैक्स, जिस पे टैक्स लगा, डेट वॉज चार्ज टू टैक्स, जिस पे टैक्स लगा। कितने पे टैक्स लगा था पहले साल? पहले साल कितने पे टैक्स लगा था? दूसरे साल? अब क्या करें? अब क्या करें? 9 लाख में से 60,000, 60,000 को क्या कर दें? माइनस कर दें। देखें, न्यू एडवांस, न्यू let such portion of earlier amount which is charged to tax, फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यू एडवांस माइनस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट डेट वॉज चार्ज टू, जिस पर टैक्स लगा था। इसको क्या कर दें? शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम in the year in which it was received and the following in, ये जो भी जवाब आए इस साल इसे इनकम में डालिएगा और आने वाले 9 सालों में इनकम में डालिएगा। तो टोटल कितने सालों में इनकम में डालिएगा? 10 सालों में इनकम में डालिएगा। हमारे साल में इनकम में डालिएगा और अगले 9 सालों में इनकम में डालिएगा। टोटल
ओके, नाउ अगर यही वाला किराएदार 2016 में रहता है हमारे पास, तो क्या करेंगे? अगर यही वाला किराएदार हमारे पास 2016 में रहता है तो क्या करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे कि 9 लाख माइनस 60,000 माइनस 60,000 माइनस 78,000 इज इक्वल टू ये। अब ऐसा नहीं करेंगे, वो तो ऐसी वाली साइंस तब मारनी होती है जब कोई नया किराएदार आता है। अगले साल तो नया किराएदार आया ही नहीं। अब अगर अगले साल यही वाला किराएदार रहेगा तो क्या करेंगे? वही 78,000 ऐड कर देंगे। अगर इस तरह शो करना है पेपर में तो शो कर दीजिएगा, वरना ये वाला 78,000 इसी तरह ऐड करने, क्योंकि 78,000 ने 10 सालों में खत्म होने। अब 78 78 78 78 10 सालों तक अब यही 78 चलता रहेगा, अनलेस के कोई नया किराएदार आ जाए। नया किराएदार आ जाए तो और बात है। तो अगले साल फिर क्या होगा? फिर वही 9 लाख माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 10, वो 78 ही जवाब आ जाएगा। 780 को नॉन एडजस्टेबल एडवांस तो नहीं कहना, बस 780 डिवाइड बाय 10 को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कह दें, कम से कम इतना जरूर। 780 डिवाइड बाय 10 इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, एनी क्वेश्चन? हाँ, 10 साल बाद तो 780 पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर किराएदार रहता भी है तो आप कुछ इनकम में ऐड नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये भी इनकम प्रॉपर्टी का हिस्सा होगी। इस साल नहीं, 5 और 7 महीने के चक्कर में तो हमने पढ़ना ही नहीं। ये तो मैंने आपको पहले में ही मना कर दिया था। इधर भी 10 महीने रहा था, ये 10 महीने वाला 10 तो नहीं है, ये तो 10 सालों वाला 10 यूज किया हुआ है मैंने, इंटू 10/12 तो नहीं किया। तो 5 महीने क्या, आखिरी एक दिन के लिए भी अगर वो बंदा आके 9 लाख रुपया लेके आ गया तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। तो मंथ्स में तो कभी भी एलोकेट नहीं करना, आसान काम रखना है जी। और सवाल? चलें, इसको आखिरी दफा पढ़ लें। जब एक मालिक मकान रिफंड कर दे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट टू द किराएदार, क्योंकि वो घर छोड़ के चला गया, एंड द मालिक मकान लेट्स आउट द बिल्डिंग टू द न्यू टेनेंट, देन न्यू एडवांस 9 लाख माइनस सच पोर्शन ऑफ debt was charged to shall be chargeable under the HUD income from property in the year in which it was received and the following 9 tax year in बराबर बराबर। तो ये इस साल और अगले 9 साल बराबर बराबर इनकम में ऐड होगा। ओके, नेक्स्ट, आगे चलें। हाँ जी, नोट क्या? नोट कोई हुआ तो मैं आपको खुद टिक करवाऊंगा, अभी नोट को नोट नहीं करना, क्योंकि हाइब्रिड में 3rd रो में भाई जरा मुराकबे में गए हुए हैं, अब उठ गए हैं। शुक्रिया भाई, भाई मुस्कुरा दिया करो ना, मैं शुक्रिया करूँ तो हाँ देखो, बस मुस्कुराते रहा करो जिंदगी में ना, ऐसे संजीदा संजीदा ही रहना। ओए भाई उठ के जा रहे, सीए अपना स्टेक पे डालने लगे। अच्छा नहीं, माइक पकड़ है, सॉरी। बोलो मेरे भाई। भाई का ये सवाल है कि नया किराएदार कंजूस था, फ्लाई चूस था, तो कंजूस मक्खी चूस ने 1 लाख रुपया दिया, तो 1 लाख रुपए दिया तो जवाब आपने नेगेटिव में नहीं लिखना, तो फिर इस तरह सॉल्व हो जाएगा जी। अगला सवाल कोई? ओके, अब मोहतरम एक और कहानी है जो अब हम टीचर की ज़बानी सुनने लगे हैं। फर्ज करें, अगले सफ़े पे आए, फर्ज करें
अगले साल क्या हुआ? कंटिन्यूइंग फ्रॉम एग्जांपल 1, assume in 2015 only कासिम लेफ्ट एंड नो न्यू टेनेंट केम। जैसे होता ना कोई बंदा ग्रुप लीव कर गया और कोई नया बंदा ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, तो लेफ्ट लिखा था, लेफ्ट। ये व्हाट्सएप ने बहुत से खानदानों में लड़ाइयाँ कराई हैं। पहले खानदान वाले आपस में खुशी खुशी ग्रुप बनाते हैं, फिर एडमिन एक को रिमूव करता है, फिर गुस्से में दूसरा लेफ्ट कर जाता है। उफ तौबा, फिर जो पहाड़ टूटते हैं लड़ाइयों के। अच्छा, हुआ ये कि अगले साल, इस साल कोई नया किराएदार नहीं आया। मालिक मकान 5 महीने आवाज लगाता रहा, घर किराए पे ले लो, घर किराए पे ले लो, अच्छे कमरे, अच्छे कमरे, अच्छा किचन, अच्छे वॉशरूम, घर किराए पे ले लो, घर किराए पे ले लो, कोई नहीं आया। 5 महीने तक घर किराए पर नहीं चढ़ा। अब सवाल यह है कि आने वाले ने तो 9 लाख दिया नहीं, क्योंकि आने वाला आया नहीं, लेकिन आपको पता है जाने वाले ने तो जाना है। तो जाने वाला चला गया और उसको हमने 6 लाख रुपया फिर दे दिया होगा। तो 6 लाख, 9 लाख कहां से बोल रहे हो? जाने वाले का 6 लाख है, आने वाले का 9 लाख है। तो आने वाला आया नहीं और जाने वाला चला गया। बोले, आने वाला आया नहीं, जाने वाला चला गया, क्योंकि उसने जाना था। जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता। ओके, अब सवाल ये राइज होगा कि इस साल क्या करें। तो इस साल भाई ये करेंगे, 2015 का न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करेंगे। ये जो रेंट है वो पुराने बंदे का 90,000 चल रहा है, आपको पता है, मल्टीप्लाइड बाय 7, 9 7 बार कितना होता है? 6,20,000, 6,30,000। अच्छा, इसके बाद हम ऐड करेंगे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। पुराने का 6 लाख है डिवाइडेड बाय 10। लॉ मेकर कहते हैं नहीं, कुछ ऐड नहीं करना आपने, बस नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 0, क्योंकि अब वो पुराना चला गया है। तो जाने वाले साल में 6 लाख को 10 से डिवाइड नहीं करेगा। जाने वाले साल में 6 लाख को 10 से डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि जाने वाला जा, आने वाला ना आ। तो जब जाने वाला जा और आने वाला ना आ, तो फिर सिर्फ जो 6 लाख है उसे फारक कर दें, इग्नोर कर दें। तो इसमें से फिर रिपेयर अलाउंस वगैरह माइनस हो जाएगा, वो तो आपको पता ही है माशाल्लाह। तो आपके लिए खाला जी के घर जैसा है। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कितनी ऐड करनी है? आंडा, आंडा। चलें जी, नोट किया हुआ जरा देख लें, ऐसे करके ना। बाकी आपकी कोई राय है इस बारे में तो वो जरूर आप एफबीआर को दे सकते हैं। अब सवाल पूछना शुरू करें। क्या? और कहानी ने ट्विस्ट पकड़ा, और कहानी ट्विस्ट पकड़ती पकड़ती पता नहीं कहां तक जा चुकी है। कहानी यहां तक निकल चुकी है कि आप शायद हमारे काबू में भी ना आए, और बात यहां तक पहुंच गई कि अगला साल आया और अगला साल नया किराएदार आ गया। कहानी में यहां लेके नहीं गया था, अभी स्टूडेंट ने सवाल पूछा, इसको छोड़े पहले। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 में आए। पहले पॉइंट 2 की अंग्रेजी पढ़ लेना। हाइब्रिड में सेकंड रो में बड़े जबरदस्त तरीके से भाई मोबाइल इस्तेमाल करें, और इन्होंने मोबाइल ऊपर रख दिया मेरे कहने पे, शुक्रिया। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और गोल। खामोश। वेयर एन अमाउंट, जहां एक अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट, जहां कोई अमाउंट हो, हाइब्रिड में आखिर में बातें करते हुए, वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट इज रिफंडेड बाय द ओनर टू द टेनेंट। बातें कर लेने, बातें होगी, चलिए अब इधर आ जाए। वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट इज रिफंडेड बाय द मालिक मकान टू द किराएदार ऑन टर्मिनेशन ऑफ, जब आप किराया छोड़ के जा रहे थे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ
10 years, 10 साल से पहले ही वो छोड़ के चला गया। नो पोर्शन, सॉफ्ट तरीके से बोले, नो पोर्शन, नो पोर्शन, नो पोर्शन ऑफ 6 लाख shall be allocated to that tax year। उस साल 6 लाख इनकम में नहीं डालेगा बड़ा, उस साल 6 लाख इनकम में नहीं डालेगा। इन विच इज रिफंडेड, जब वो 6 लाख वापस हो गया उस साल 6 लाख इनकम में नहीं डालना। एंड टू सब्सिक्वेंट ईयर, अगले सालों में भी 6 लाख को इनकम में नहीं डालना, क्योंकि अब तो वो बंदा ही चला गया जो 6 लाख लेके आया था। तो अब अगले सालों में भी और इस साल में भी 6 लाख इनकम में। अब हुआ क्या, इस साल 6 लाख का 60,000 इनकम में गया, इस साल 6 लाख 60,000 का इनकम में गया। नो पोर्शन शैल बी एडेड इन दिस ईयर एंड द फॉलोइंग ईयर, अगले सालों में और इस साल में आप 6 लाख का कोई भी पोर्शन इनकम में नहीं डालना। बहरहाल वो जो सवाल आया था वो सुन लें। सवाल ये था कि 2015 में कोई किराएदार नहीं आया, लेकिन 16 में आ गया। तो 16 में जो किराएदार आया, फर्ज करें वो 13 लाख रुपया लाया, फर्ज करें 13 लाख लाया, तो 13 लाख में से माइनस कर दें इस 60 वाला 60,000 और इस साल वाला 60,000 और इस साल वाला 0, क्योंकि इस साल तो कोई ऐड नहीं हुआ। तो 13 लाख माइनस 60,000 माइनस 60,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, तो फिर अगले साल इस तरह इनकम में डाल दें। बहरहाल ये तो भी मैंने डिस्कस नहीं करना था, ये एक सवाल आ गया था। जी बोलें। अगर हाँ, तो 10 साल एक ही किराएदार रहा तो 10 साल में वो 6 लाख पूरा हो जाएगा, और अब जो है वो 11वें साल भी अगर वही रहा तो अब कुछ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अब वही है इधर। तो ये जो हमने एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 1A, तो ये लिख लें, हमने सेक्शन 16 के 2 को कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई नया आएगा तो फिर पिछले जो इनकम में चला गया था 60,000 वो माइनस करेंगे, पिछला 10 साल वाला ही करते हैं आमतौर पर। अच्छा जी, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स रिसीव्ड इन रिलेशन टू अ बिल्डिंग। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट किस मद में रिसीव की है? इन रिलेशन टू अ बिल्डिंग। इसकी ये ट्रीटमेंट है। पॉइंट 1 में क्या था? एक किराएदार आया था, और पॉइंट 3 में एक जा रहा था, जा पुराना जा आजा कैसे? आजा की तो नहीं बनते ना, पहले पुराने को जा करेंगे तो फिर नए को आ करेंगे ना। तो ये तो नहीं कि उसे आ करके फिर इसे जा करें, तो जीप सी सिनेरियो बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या करना है? कासिम जा उमर आ, कासिम जा उमर आ। ये कौन कह रहा है? बाबर कह रहे हैं। और पॉइंट 2 में जा, उसके बाद आ का इंतजार ही करते रहे, लेकिन आया कोई भी नहीं। ठीक है, पानी पीते हैं एक दो से, फिर आगे चलते हैं। जी नेक्स्ट जो किराएदार आएगा, हाँ
सारे 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 ओके। एग्जाम्पल 2 आपने घर में बैठ के सहन में करनी है, सहन में, बरामदे में कर लीजिएगा, बरामदे में कर लीजिएगा, बरामदा भी नहीं है, चलिए छत पे कर लीजिएगा। जी, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट नॉन एडजस्टेबल एडवांस या एडजस्टेबल एडवांस, नॉन एडजस्टेबल या एडजस्टेबल, एडजस्टेबल। ओके, थोड़ा सा जरा आवाज ऊंची करें जरा। उम्र के बाद अगर जी सारा होगा, 10 साल समझ लो। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। कोई उमर साहब है, उन्होंने अपना घर किराए पे दिया। ये वो वाले उमर नहीं है पिछली मिसाल वाले, वो तो उमर कहीं है दुनिया में, तो वही वाला उमर इधर आ गया। अब ये दूसरा उमर है। मिस्टर उमर रेंटेड आउट अ हाउस ऑन यकम जुलाई 13 एट अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख। तो उमर ने अपना घर किराए पे चढ़ाया 1 लाख रुपए महीने का किराया। एज पर द एग्रीमेंट ₹3 लाख एडवांस विल बी रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई 13। यकम जुलाई 13 को 3 लाख रुपए एडवांस मिलेगा मालिक के मकान को किराएदार से, एंड विल बी फुली एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर। और जुलाई अगस्त और सितंबर के किराए के अगेंस्ट एडजस्ट होगा या नॉन एडजस्टेबल है? रिमेनिंग पेमेंट्स विल बी मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। किराया तो हर महीने का 1-1 लाख तय हुआ है। कितना कितना तय हुआ है? 1-1 लाख। लेकिन जो रिसीव होने ना, वो किसी और तरह होने, वो इस तरह रिसीव नहीं होना। रिसीव इस तरह होने कि 3 लाख रुपया इधर आ जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर का, फिर अक्टूबर में 1, नवंबर में 1 पे करेंगे, दिसंबर में 1, जनवरी में 1, फरवरी में 1, मार्च में 1, अप्रैल में 1, मई में 1, जून में 1। अच्छा, अब जुलाई को मालिक के मकान किराएदार के पास आएगा, किराया दे। वो कहेगा, उत्ते से ही आवाज मारेगा, पुत्र वो 3 दिया हुआ था उसमें से एडजस्ट कर ले। मालिक के मकान मुंह नीचे करके चला जाएगा। अगस्त के एंड पे मालिक के मकान आएगा, आवाज मारेगा, पुत्र थले आ, किराया दे। उसने कहा, तू ही थले रहे, मैं ते उत्ते आ, एडजस्ट कर ले, एडजस्ट कर ले। फिर सितंबर के महीने में मालिक के मकान आएगा और आके कहेगा, पुत्र थले आने का तेनों समझ नहीं आ रही, मैं एडवांस दे दिया हुआ है, तू थले, मैं उत्ते, मैं इसलिए नहीं आ रहा। ओके, अक्टूबर के महीने में फिर दोबारा मालिक के मकान आएगा, भाईजान किराया लेके आए। अब अगर इसने कहा कि भाईजान मैंने नहीं आना थले, फिर जो है वो मालिक के मकान ऊपर जाएगा, ऊपर वाले फ्लोर पे, और इसको डंडे मार के नीचे लाएगा, पुत्र चल काट 1 रुपया। वो सारे के सारा आपका 3 लाख एडजस्ट हो चुका है। तो अब सवाल ये है कि एडजस्टेबल एडवांस 3 लाख का पेपर में करना क्या है? तो मुनासिब है कि इस 3 लाख का कुछ ना करें, आप सिंपल 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 लाख को पेपर में इग्नोर कर दें, क्योंकि ये
तो इस 3 लाख को 6 लाख या 9 लाख की तरह कोई 10 से डिवाइड नहीं करना। इस 3 लाख को सिंपली क्या करें पेपर में, इग्नोर। और हर महीने का किराया कितना है, 1 लाख। और साल में महीने आजकल कितने हैं, 12। तो 1 लाख जरा 12, बस सिंपल। तो एडजस्टेबल एडवांस को आपने पेपर में देख के करना है। हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट पे मोड़ना है, ऐसे हाथ रखें। हाँ, ट्राई करें। ये किसके लिए हाँ करना है आपने, एडजस्टेबल एडवांस के लिए। लेकिन नॉन एडजस्टेबल एडवांस को गले लगाना है, फिर 10 से डिवाइड भी करना है। ऐसे गले लगाया, फिर 10 से डिवाइड, ऐसे वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एडजस्टेबल एडवांस को आपने हाँ, देयर विल बी नो सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ 3 लाख, हाँ, बिकॉज इट विल बी ऑटोमेटिकली taxed in 3 months being an integral part of। तो 3 लाख को हमने लिफ्ट नहीं कराई बाबू, हमने 1 लाख को पकड़ा है, 12 से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद 12 लाख लिखा है और फिर रिपेयर अलाउंस माइनस किया है। छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। ठीक है, आगे चलें। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, इनकम ऑफ, मुझे पता है 3 मिनट पड़े हैं और कल हमने ये किया भी था इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। कल हमने 2 सवाल किए थे इसके, एक पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 किया था और एक कासिम तलहा वाला किया था। और इसमें सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि दोनों सवाल आपने घर जाके किए थे दोबारा अपने हाथों से। दैट वाज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ स्टोरी। ओके, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर बंदे, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय, कल हमने सवाल किया था खासे मैन, ये 2 बंदे लगे, 1 बंदा लगे, आपको 2 बंदे लगे, थोड़ा थोड़ा लगे या लगवाऊं, लगे। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर बंदे एंड देयर शेयर आर पक्का एंड मालूमेबल, उनका शेयर पक्का पक्का पता है और मालूम भी हो सकता है। कितना किसका, कितना किसका, मेरा 75 तो तेरा 25, पता है उनका हिस्सा। फिर इनको ना एओपी ट्रीट ना करें, पार्टनरशिप ट्रीट ना करें, इनको एओपी असेस ना करें। दे विल नॉट बी असेस्ड एज एओपी, एओपी नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मद में ये एओपी नहीं है। एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन, एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन, ये देखें जैसे 7 लाख थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो शेयर ऑफ तलहा 25%, 1,75,000, एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन। न्यूमेरिकल के फेस पे यही तो किया था, बंदा वाइज। शुरू कहां से हुए थे, हेड वाइज, फिर मंथ वाइज, फिर न्यूमेरिकल के फेस पे बंदा वाइज। तो शेयर ऑफ ईच पर्सन का क्या मतलब है, बंदा वाइज, बंदा वाइज अलग अलग कर दें। द शेयर ऑफ ईच पर्सन इन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर अ टैक्स ईयर shall be taxable in their own hand. The shares shall be taxable in their own hands respectively. Respectively का क्या मतलब है, अलग अलग। And not as in, और इसको एओपी नहीं समझा जाएगा बल्कि दोनों अपनी इनकम पर अलग अलग टैक्स देंगे। बाबू ऐसा ही होगा कि नहीं? गाय साथ वाले गाय से पूछें, गाय समझ आई? साथ वाले गाय से पूछें, गाय समझ आई? हाइब्रिड में कोई बंदा कुछ ना कर रहा हो और मैं इधर बैठ के कह दूं कि आप ये कर रहे हैं, तो बाद में क्लास के आके बात बता दिया करे कि नहीं ऐसा नहीं था। हो जाता है ना, इंसान है, गलतियां, टीचर भी इंसान है। तो कल टेस्ट कहां तक है? कल टेस्ट शुरू होगा चैप्टर 4 से और एंड होगा जाके चैप्टर 4 पे। साथ वाले को ले जाएं, ऊपर कैंटीन पे ले जाएं या मोटरसाइकिलों की पार्किंग पे ले जाएं या बाहर इशारे तक ले जाएं, जहां भी आप मुनासिब समझें।